बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 फरवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की बिहार की खबरों की ओर। दोस्तों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि दिल्ली चुनाव का असर बिहार में नहीं दिखेगी। जहां लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के सरकार बनाने के दावे पर तंज कसा है। पटना में मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव के नतीजे का असर बिहार पर नहीं पड़ेगा। जब बीजेपी के सरकार बनाने के दावे पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसे ही भाजपा सरकार बना लेगी। जहां हम लोगों के यहाँ रहते हुए जनता अब बीजेपी वालों को अच्छे से जान चुकी है। लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद बिहार की सियासत और गर्मा गई है। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लालू जी को अब हकीकत समझनी चाहिए। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बीजेपी अपनी सरकार बनाने में पूरी तरीके से सक्षम है। दोस्तों शिक्षकों के ट्रांसफर का इंतजार खत्म हो गया है। जहां आपको बता दूं कि बिहार के प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत जिन 1,90,000 शिक्षकों ने विशेष समस्या के आधार पर ट्रांसफर करने के लिए आवेदन किया है, उनके आवेदनों की जांच के लिए संबंधित अफसरों को आवेदन सौंपा गया है। ये वे अधिकारी हैं जिन्हें शिक्षा विभाग ने आवेदनों की स्क्रूटनी की जवाबदेही दी है। इनमें कुल 16 अफसर शामिल है। शिक्षा विभाग के मुताबिक पहले चरण में कैंसर रोग से पीड़ित शिक्षकों के आवेदन संबंधित अफसरों को भेजे गए। आवेदन जांच की पूरी प्रक्रिया को लेकर के इन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। जांच के बाद ही आवेदनों को संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों के पास भेजा जाएगा। सारे कार्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जो सूची जाएगी उसमें शिक्षकों के नाम की जगह कोड लिखा होगा। जहां अफसरों की टीम चरणवार शिक्षकों के आवेदनों की जाँच करेगी। इस टीम द्वारा आवेदन को ओके करने के बाद ही इसे जिलों को भेजा जाएगा। दोस्तों बिहार के सबसे बड़े पुल में से एक विक्रमशिला का पिलर झुका है। आपको बता दूं कि बिहार में कब कौन सा पुल गिर जाए ये कहना मुश्किल है। एक और जहां कोसी पुल की रेलिंग 7 इंच खिसक गई है तो फिर वहीं पर दूसरी ओर विक्रमशिला का पिलर भी झुक गया है। जब पुल की दीवार में दरार आ गई है। जब पुल पर तत्काल तो कोई भी खतरा नहीं बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी इस पुल पर बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल विक्रमशिला सेतु के पिलर वॉल में दरार आ गई है जिससे दीवार सिकुड़ गई। विशेषज्ञों का मानना है कि ये दरारें पानी के तेज दबाव के बनी है, इसलिए समय पर इसका मेंटेनेंस जरूरी है। वहीं पर सेतु के कार्बन प्लेट्स और फिर एक्सपेंशन ज्वाइंट में भी दरारें देखी गई है जिससे समय के साथ खतरा बढ़ सकता है। ये पुल कई जिलों को जोड़ता है। ऐसे में पुल पर आवागमन ठप होता है तो फिर इससे लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बिहार में मौसम का उलट फेर शुरू होने वाला है। जी हां, मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक अगले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहीं पर बिहार के उत्तरी हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर की कुहासे का पूर्वानुमान जताया गया है, जिससे सुबह के समय दृश्यता प्रभावित हो सकती है। पिछले 24 घंटे में बिहार में सबसे ठंडा स्थान सहरसा जिले का अगवानपुर रहा, जहाँ पर न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पर राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा गया, भागलपुर, औरंगाबाद और बक्सर में भी रात के तापमान में मामूली गिरावट देखी गई है। इस साल बिहार में गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी है। तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक पहुंचने के कारण गेहूं की फसल को नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है। दक्षिण बिहार में तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक, जबकि उत्तर बिहार में ये 2 से 2.5 डिग्री ज्यादा दर्ज की गई है। आपको बता दूं कि आमतौर पर फरवरी में हल्की ठंडी का एहसास रहता है, लेकिन इस बार बिहार के कई जिलों में पारा 30 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। बक्सर, गया, डेहरी, औरंगाबाद, खगड़िया और मुंगेर में तापमान 30 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। वहीं पर पटना, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, भोजपुर, जमुई, बांका और राजगीर में भी तापमान 30 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। वहीं पर मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। हालांकि फरवरी के अंत तक तापमान में और बढ़ोतरी का अनुमान है, जिससे गर्मी का एहसास बढ़ सकता है। अगले हफ्ते से बिहार के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना भी जताई गई है। बिहार के किसान और फिर आम लोग अब मौसम के इस बदलाव पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि समय से पहले गर्मी बढ़ने से जनजीवन और कृषि दोनों प्रभावित हो सकते हैं।
दोस्तों, बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की इंटरी को लेकर के चर्चाएं गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में इंटरी को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। जब पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाकर के सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत पर हमला किया गया है। जब पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निशांत कुमार की तस्वीरें है और लिखा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये पोस्टर वार निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने से पहले शुरू किया गया है। जब पटना में यह पोस्टर लगाने वाले व्यक्ति का नाम रवि गोल्डन कुमार है। वे खुद को हरनौत विधानसभा क्षेत्र से भावी कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में देखते हैं। रवि गोल्डन कुमार ने लिखा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता जिसे चाहेगी वही राजा बनेगा, विधायक बनेगा। जब पोस्टर के जरिए रवि गोल्डन कुमार ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर निशांत कुमार हरनौत से चुनाव लड़ेंगे तो फिर वे उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, बिहार में मोदी नीतीश का मैजिक बरकरार है। जब विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है, सर्वे में खुलासा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी हालिया जीत से उत्साहित बीजेपी बिहार में 243 विधानसभा सीटों में से 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। जहां पर इस साल के आखिरी में चुनाव होना है। जब इस साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन करके सत्ता के लिए नए सिरे से प्रयास करेंगे। उनका मुकाबला आरजेडी के तेजस्वी यादव से है, जो बिहार में सत्ता में लौटने के लिए 2 दशकों की सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में अब एक सर्वे ने तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है, तो फिर वहीं पर एनडीए में खुशी की लहर दौड़ गई। दरअसल एक बड़े चैनल के सर्वे के अनुसार के मुताबिक बिहार के मतदान का गणित बेहद स्पष्ट है। अगर एनडीए एकजुट रहता है तो फिर उसे हराना मुश्किल होगा। जब बिहार में मतदान का पैटर्न पूरी तरीके से अंक गणित पर आधारित होता है, जब दिल्ली जैसे राज्यों की तरह यहाँ पर स्लिप्ड वोटिंग नहीं होती है। अगर भाजपा नीतीश कुमार की जदयू और फिर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी साथ बनी रहती है तो फिर महागठबंधन के लिए राह बेहद मुश्किल होगी। इस विधानसभा चुनाव से पहले बिहार एनडीए को वोटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसे 47% वोट शेयर मिला था, जो अब बढ़कर के 52% हो सकता है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को भी मामूली बढ़त मिलती हुई दिख रही है, लेकिन ये 39% से बढ़कर के सिर्फ 42% तक ही पहुंच रहा है। वहीं पर दिल्ली चुनाव के नतीजे ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टियों की स्थिति को लेकर के कयास तेज कर दिए हैं। जानकारों की माने तो दोनों ही गठबंधनों यानी कि एनडीए और फिर महागठबंधन की पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर के नए समीकरण बनेंगे। दिल्ली फतह के बाद एनडीए में बीजेपी की बारगेनिंग पावर बढ़ेगी, तो फिर महागठबंधन में कांग्रेस और फिर भाकपा माले मजबूती से बारगेन करेंगे। हालांकि सूत्रों की माने तो फिर इस विधानसभा चुनाव में जेडीयू 100, बीजेपी 100 पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी बचे सीटों को एनडीए के अंदर शामिल दलों में बांटा जा सकता है। इधर आरजेडी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि बिहार में एंटी कम्बेंसी जबरदस्त है, पर मुश्किल यह है कि क्या आरजेडी नेता तेजस्वी यादव उसे भुना सकेंगे। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐतिहासिक 5वें कार्यकाल के लिए मैदान में उतरने के लिए रणभेरी बजा चुके हैं, जहां अब देखना है कि तेजस्वी यादव 2 दशकों की सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू के साथ गठबंधन में है और फिर महाराष्ट्र, दिल्ली और फिर हरियाणा में कठिन चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद एनडीए का हौसला बुलंद है। वहीं पर नीतीश कुमार के बारे में बार बार उनके स्वास्थ्य को लेकर के अटकलें लगाई जाती रहती है, पर जिस तरह से उन्होंने पिछले 2 महीने से यात्राएं शुरू की है वह आश्चर्यजनक है। जब 23 दिसंबर 2023 को उन्होंने प्रगति यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके तहत वे पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा वे विशेष समूह को साधने के लिए नारी शक्ति रथ यात्रा और फिर कर्पूरी रथ यात्रा जैसे अलग अलग अभियान भी चला रहे हैं। जेडीयू अंबेडकर रथ यात्रा भी निकाल रहे हैं, जो कि अभी जिलों को कवर करके दलितों से संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इसी तरह मुसलमानों को लुभाने के लिए अल्पसंख्यक रथ भी चलाया जा रहा है। दोस्तों, बिजली बिल के लिए नए ऐलान से अब हरकंप मचने वाला है। आपको बता दूं कि अगर बिजली बिल जमा नहीं करेंगे तो फिर अब आपका बिजली कट जाएगा। जी हां, आपका बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। आपको बता दूं कि बिजली बिल का भुगतान लगातार 3 महीने तक ना करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली काटी जाएगी। बिहार में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 13 से 16 फरवरी 2025 तक एक विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों की वसूली करना है जिन्होंने लगातार 3 महीने तक अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है।
है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने 13 से 16 फरवरी तक बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया है कि सभी औद्योगिक और फिर वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बकाया राशि का भुगतान करना अनिवार्य है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनकी बिजली काट दी जाएगी। जब प्रत्येक क्षेत्र में विशेष बिल संग्रहण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां उपभोक्ता अपने बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। यदि उपभोक्ता निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना बकाया भुगतान नहीं करते हैं, बिजली बिल जमा नहीं करते हैं, तो फिर उनकी बिजली काटने की कार्रवाई की जाए। विशेष रूप से जिन उपभोक्ताओं का कनेक्शन पहले से ही कटा हुआ है, उन्हें कानूनी नोटिस भी जारी किए जाएंगे। इस अभियान को सफल बनाने के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रों में विशेष बिल संग्रहण शिविरों का आयोजन करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। जहाँ देश की कई बड़ी हस्तियां महाकुंभ पहुंच करके संगम में आस्था की डुबकी लगा चुकी है। ऐसे में देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी भी मंगलवार को अपने परिवार समेत प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार समेत आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान अनंत अंबानी डुबकी लगाते हुए ऐसी हरकत कर बैठे जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल डुबकी लगाते हुए अनंत अंबानी छोटे बच्चों की तरह जोर जोर से उछलने कूदने लगे। इस दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात लोगों ने उन्हें डुबकी लगाने में मदद की। जब मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ मंगलवार को प्रयागराज संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे, उनके साथ उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी, छोटे बेटे अनंत अंबानी और फिर बहू राधिका अंबानी दिखाई दिए थे। ये सभी संगम में डुबकी लगाते हुए कैमरे में कैद किए गए। लेकिन तभी अनंत अंबानी संगम में डुबकी लगाते हुए छोटे बच्चों की तरह जोर जोर से उछल कूद करने लगे, जिसके बाद उनकी सुरक्षा में मौजूद लोगों ने उन्हें डुबकी लगाने में मदद की, जब उनको पकड़ करके डुबकी लगाया गया। इस दौरान मुकेश अंबानी के परिवार के साथ एक पुजारी भी मौजूद थे, जो संगम में डुबकी लगाने के दौरान किए जाने वाले धार्मिक कार्यों को पूरा करने में उनकी मदद कर रहे थे। आपको बता दूं कि एक न्यूज चैनल ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें मुकेश अंबानी अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी के साथ प्रयागराज पहुंचे थे, जहाँ एक और मुकेश अंबानी के साथ फुल सिक्योरिटी है, तो वह बड़ी बड़ी कारों का काफिला भी मुकेश अंबानी को लेने हेलीपैड पहुंचा था। जिसके बाद मुकेश अंबानी बेटे अनंत अंबानी के साथ बैठ करके हेलीपैड से रवाना होते हुए दिखाई दिए थे। दोस्तों, बिहार में जदयू राजद फिर से एक साथ होने वाले हैं। जी हाँ, हम ये बात नहीं कह रहे हैं, आप पूरी खबर को देखिए तब आपको पता चलेगा। आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है। आपको बता दें कि बिहार में जदयू राजद के बीच फिर से गठबंधन होने की अटकलों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है। उन्होंने बुधवार को एक बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोगों की सरकार में आने से पहले क्या स्थिति थी सभी लोग जानते हैं। जैसे शाम के वक्त लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, अब लोग देर रात तक घूम फिर रहे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने उन अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं। हम लोग साल 2005 से एक साथ मिलकर के बिहार का विकास कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था। केंद्र सरकार और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी राज्य के विकास के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। गरीब तबके के उत्थान के लिए जो भी जरूरी होगी उस पर काम करेंगे। ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शुरू से हमने समाज के सभी वर्गों चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सामान्य हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके हित के लिए काम किया है। दोस्तों, बिहार सरकार ने जमीन से संबंधित जानकारी और फिर दस्तावेजों को डिजिटल रूप में उपलब्ध करा दिया है। इस प्रक्रिया से आम नागरिक आसानी से अपनी जमीन की रिकॉर्ड, खतियान और फिर भूमि रसीद प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बिहार सरकार ने एक आधिकारिक वेबसाइट विकसित की है, जिसका नाम है biharbhumi.bihar.gov.in। आपको बता दूं कि खतियान भूमि से संबंधित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो कि भूमि मालिक की यानी कि जमीन मालिक की पहचान, भूमि की स्थिति और फिर उसकी सीमा का विवरण देता है। यदि आप अपना खतियान ऑनलाइन निकालना चाहते हैं तो फिर इस वेबसाइट से जाकर के निकाल सकते हैं। वेबसाइट है वो जो आपको बता दी है, एक बार फिर से बता रहे हैं। वेबसाइट है www.bhilekh.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपना खतियान निकाल सकते हैं। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और फिर उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के तलाक और फिर घरेलू हिंसा का मामला पिछले 6 साल से कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच अब ऐश्वर्या राय ने तेज प्रताप यादव के कई सारी नई मांगे रख दी। ऐश्वर्या राय ने राबड़ी आवास जैसे घर
एक कार, ड्राइवर और फिर नौकर की डिमांड रखी है। साथ ही साथ वह हर महीने खर्चे के लिए 1.5 लाख रुपए चाहती है। इस पर अब 18 फरवरी को सुनवाई होगी। दरअसल लगभग 6 साल से ऐश्वर्या राय और फिर तेज प्रताप यादव के तलाक का मामला पटना के फैमिली कोर्ट में चल रहा है। वहीं पर पटना हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को 6 महीने में इस केस को निपटाने का आदेश दिया है। इधर ऐश्वर्या ने पटना के MK पुरी इलाके में राबड़ी आवास जैसी सुविधा वाले घर की मांग की। आपको बता दें कि सितंबर 2023 में फैमिली कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को आदेश दिया था कि ऐश्वर्या के लिए रहने की व्यवस्था की जाए। तेज प्रताप यादव ने पटना के गोला रोड में 20,000 किराए वाले 3 कमरे के फ्लैट की पेशकश की, लेकिन ऐश्वर्या ने इसे लेने से इनकार कर दिया था। जहां कोर्ट ने SK पुरी इलाके के घर को चिन्हित करके मांगी गई जानकारी। इसके बाद 10 जून 2024 को ऐश्वर्या ने आवेदन देकर के नया घर, कार और फिर अन्य सुविधाओं की मांग की। अब कोर्ट ने ऐश्वर्या से SK पुरी इलाके के घर को चिन्हित करके जानकारी मांगी है। दरअसल तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने कहा कि तेज प्रताप अब तक जो भी पैसे दे चुके हैं उसे ऐश्वर्या को वापस करना चाहिए। दोस्तों, बिहार में कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है। जहां आपको बता दूं कि बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। अलग अलग दलों के नेताओं के बयान हर दिन बिहार की राजनीति का तापमान बढ़ा रहे हैं। पटना से लेकर के दिल्ली तक का अब सबकी निगाहें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत से NDA खेमा उत्साहित है, तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के दौरान अस्तित्व में आया इंडिया गठबंधन अब दिन ब दिन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान RJD और फिर कांग्रेस समेत बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टियां एक साथ नजर आएंगी? ये सवाल उठना अब स्वाभाविक है। जब किशोर कुमार झा ने कांग्रेस के बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की है। ऐसे में इंडिया ब्लॉक के यानी कि इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों का बयान आना अभी बाकी है। अगर ऐसे बयान आते रहते हैं तो फिर दिल्ली की तर्ज पर यानी कि दिल्ली की तरह बिहार में भी इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिलना तय है। आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन और फिर बिहार कांग्रेस के नेता किशोर कुमार झा मीडिया के सामने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की रणनीति पर अपनी निजी विचार शेयर करके अचानक चर्चा में आ गए। उनका कहना है कि कांग्रेस को बिहार में कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। जय किशोर के मुताबिक अगर कांग्रेस को गठबंधन में इतनी सीटें नहीं मिलती है तो फिर पार्टी को अगले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, देश का सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री कौन, सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन? सर्वे में अधिकतर लोगों ने किस राजनेता के पक्ष में वोट किया है हम आपको बताएंगे। उसमें भाजपा है कि कांग्रेस है, अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको बता दूं कि देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन है, यह बहस का विषय है। यह कांग्रेस ही नेहरू और फिर इंदिरा गांधी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वहीं पर भाजपा पीएम मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी। समय समय पर पीएम मोदी की तुलना नेहरू और गांधी से भी की जाती है। हर कोई अपने अपने तरीके से सर्वश्रेष्ठ पीएम को परिभाषित करता है। इस बीच जनता ने जो राय जाहिर की है वह कुछ लोगों को हैरान कर सकती है। दरअसल इंडिया टुडे की सी वोटर ने एक ओपिनियन पोल कराया है जिसका नाम है मूड ऑफ द नेशन। इस सर्वे में लोगों से पूछा गया है कि अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन है। जनता ने जो जवाब दिया है वह भाजपा के पक्ष में। जी हाँ, इस सर्वे के अनुसार ज्यादातर लोगों का मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री। 50% से ज्यादा लोग पीएम मोदी के पक्ष में है। सबसे अच्छा पीएम कौन है, यह सवाल किया गया और पोल के मुताबिक 50.7% लोगों का मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं। वहीं पर सिर्फ 10% लोगों का मानना है कि इंदिरा गांधी सबसे अच्छी प्रधानमंत्री हैं। वहीं पर 13.6 लोगों ने मनमोहन सिंह के पक्ष में अपनी राय जाहिर की है। वहीं पर 5.2% लोगों का मानना है कि पंडित नेहरू अब तक के सबसे अच्छे पीएम। वहीं पर 11.8% लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी को अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री माना है। वहीं पर मूड ऑफ द नेशन पोल में लोकसभा चुनाव को लेकर भी सवाल किया गया। पूछा गया है कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो फिर किसकी सरकार बनेगी। इस पर ज़्यादातर लोगों का कहना है कि एनडीए की सरकार फिर बनेगी। अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो फिर एनडीए को 343 सीटें मिलेगी, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाला भारत गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन 188 सीटों पर सिमट सकता है। दोस्तों,
दोस्तों बिहार में हजारों शिक्षकों की नौकरी पर खतरे की तलवार लटक रही है। जहां सीटीईटी और फिर एसटीईटी में कम अंक होने के बावजूद भी कई शिक्षक नौकरी पाने में सफल रहे। यही नहीं, कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर एक दूसरे के नाम पर भी कई शिक्षकों के द्वारा नौकरी करने के मामले सामने आए हैं। जहां शिक्षा विभाग के अधिकारी ऐसे शिक्षकों के अंक पत्रों की जाँच में जुटी हुई है। इस तरह बिहार में 68,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। ये सभी शिक्षक दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। दूसरे राज्य के प्रमाण पत्र के आधार पर न केवल बिहार में शिक्षक बने हैं बल्कि आरक्षण का भी लाभ उठाया है। इनमें सबसे अधिक 24,000 शिक्षक बीपीएससी परीक्षा देकर के बहाल हुए। अब शिक्षा विभाग 68,000 से अधिक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कर रही है। बीपीएससी से बहाल हुए शिक्षकों में बिहार से बाहर के चयनित हुए शिक्षकों का 60% अंक सीटीईटी में होना अनिवार्य है। 8% से कम अंक होने के बावजूद भी बहाली हो चुकी है। ऐसे शिक्षकों को सेवा समाप्त करने की कवायद चल रही है। जब शिक्षा विभाग ने निगरानी विभाग को आदेश दिया है कि वे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और फिर गुजरात के मुख्य सचिवों को पत्र लेकर के संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच करें। वहीं पर बिहार में कुल 3,60,000 नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से 26,000 से अधिक शिक्षक पहले ही फर्जी पाए गए हैं। दोस्तों हाल ही में बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें पैतृक संपत्ति के कागजातों में बेटियों का नाम भी दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। यह कदम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत लागू किया गया है, जो ये सुनिश्चित करता है कि बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार मिले। इस निर्णय के तहत भूमि सर्वेक्षण और फिर खतियान के दस्तावेजों में बेटों के साथ साथ बेटियों का नाम दर्ज किया जा रहा है। जब बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण में बेटियों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया है। इससे पहले अधिकांश मामलों में ये देखा जाता था कि पैतृक संपत्ति में केवल बेटों का ही अधिकार होता था और फिर बेटियों को इस अधिकार से वंचित रखा जाता था। लेकिन अब ये नया प्रावधान बेटियों को उनके पिता के संपत्ति में बराबरी का अधिकार देगा। इस आदेश के तहत वंशावली या फिर खतियान जैसे दस्तावेजों में बेटों के साथ साथ बेटियों का भी नाम दर्ज करना अनिवार्य होगा। ये कदम बिहार में महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दोस्तों बिहार में जहरीली शराब के बढ़ते मामले को लेकर के बिहार सरकार ने एक नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत मुखिया, वार्ड पार्षद और फिर चौकीदार को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे शराब के अड्डों की पहचान करके पुलिस को सूचित करें। जब पुलिस मुख्यालय ने इस दिशा में एक गंभीर कदम उठाते हुए ये निर्देश जारी किया है ताकि शराब माफिया और फिर अवैध शराब के धंधे पर नकेल कसी जा सके और फिर जहरीली शराब से होने वाली मौतों को रोका जा सके। बिहार में जहरीली शराब पीने से मौतों की घटना लगातार बढ़ रही है। खास करके मुजफ्फरपुर, छपरा और सिवान, गोपालगंज और अन्य जिलों से जहरीली शराब पीने के कारण मौतों की खबरें सामने आई है। इसके अलावा बिहार के विभिन्न हिस्सों जैसे कि कटरा, कांटी, हथौड़ी और फिर काजी मोहम्मदपुर जैसे थाना क्षेत्र में जहरीली शराब का कारोबार जोरों पर है, जिससे हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस भयावह स्थिति ने सरकार को ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। राज्य सरकार ने पुलिस मुख्यालय के निर्देश के तहत पंचायत स्तर तक जहरीली शराब के अड्डों पर नजर रखने के लिए मुखिया, वार्ड पार्षद और फिर चौकीदार को जिम्मेदारी दी गई है। इन स्थानीय अधिकारियों की मदद से उत्पाद विभाग और फिर जिला पुलिस ये सुनिश्चित करेंगे कि जहरीली शराब के व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह रणनीति खास करके उन संवेदनशील स्थानों पर केंद्रित की जाएगी जहां जहरीली शराब के मामले की रिपोर्ट अधिक आई है। दोस्तों आज बहुत से लोग किडनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, यानी कि किडनी खराबी से। जी हाँ, ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि अगर किडनी खराब होती है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं खराब होने से पहले। अगर आप इसको पहचान जाएंगे तो फिर आपकी किडनी बच सकती है और आप बच सकते हैं। आपको बता दूं कि अक्सर यदि किडनी में कोई समस्या हो तो फिर इसके लक्षण रात में अधिक दिखाई देते हैं। अब आइए कुछ चेतावनी और संकेतों पर नजर डालते हैं जो बताते हैं कि गुर्दे यानी किडनी गंभीर खतरे में है। कई लोग रात में बार बार पेशाब करने, तो सबसे पहले बात करते हैं रात में पेशाब करना। तो कई लोग रात में बार बार पेशाब आने उसको मधुमेह यानी कि शुगर का लक्षण मानते हैं, लेकिन इस तरह के से पेशाब करना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके गुर्दे यानी कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। दरअसल रात में अधिक पेशाब आना गुर्दे की बीमारी का प्रारंभिक संकेत है। जब गुर्दे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उन्हें मूत्र को केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है, या इससे मूत्र उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे आपको रात में अधिक बार पेशाब करने की आवश्यकता होती है, जिससे सोना मुश्किल हो जाता है। वहीं पर अनिद्रा, यदि आपको क्रोनिक किडनी रोग है तो फिर इससे रात में सोना मुश्किल हो सकता है और फिर आपको पैरों में ऐंठन और खुजली का अनुभव हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनिद्रा हो सकती है। जब रिसर्च में पता चलता है कि अंतिम चरण के गुर्दे की बीमारी वाले 80% रोगियों को नींद की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पर स्लीप एप्निया
यानी क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित लोगों में स्लीप एपनिया अधिक आम है। स्लीप एपनिया में नींद के दौरान वायु मार्ग में आंशिक या फिर पूर्ण अवरोध बार बार घटनाएं होती है। इस परिस्थिति में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और फिर परिणाम स्वरूप निंद प्रभावित होती है। वहीं पर मांसपेशियों में ऐंठन, शरीर में कैल्शियम की कमी और फिर फास्फोरस की अधिकता से रात में मांसपेशियों में गंभीर ऐंठन हो सकती है। इस तरीके की मांसपेशियों में ऐंठन गुर्दे की बीमारी का एक सामान्य लक्षण भी हो सकता है। इसलिए इस समस्या से पीड़ित लोगों को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए। जब गुर्दे की कार्य क्षमता कम हो जाती है तो फिर शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पैरों और फिर टखनों जैसे क्षेत्र में सूजन आ जाती है। या इसके अलावा ये सूजन रात में अधिक ध्यान देने योग्य होती है। वहीं पर खुजली वाली त्वचा, यदि किसी को त्वचा में अधिक सूखापन और फिर खुजली महसूस हो तो फिर इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि गुर्दे की कार्यप्रणाली खराब हो जाती है तो फिर वह रक्त में विषाक्त पदार्थ जमा हो सकते हैं, जिससे खुजली होती है। इसके अलावा ये खुजली रात में गंभीर होती है और फिर नींद को प्रभावित भी करती है। वहीं पर सांस लेने में दिक्कत, कई लोग सोचते हैं कि सांस लेने में कठिनाई केवल फेफड़ों की समस्या है, लेकिन जब गुर्दे की कार्य क्षमता कम हो जाती है तो फिर फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। इसलिए यदि आप इस लक्षण का सामना करते हैं तो फिर सावधान रहें। जब वहीं पर यूरेनियम एक ऐसी स्थिति है, यूरेमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में यानी कि खून में विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं। इस स्थिति में मुंह में धातु जैसा स्वाद और फिर अमोनिया जैसी गंध आती है। यदि इस लक्षण के साथ भूख ना लगना भी हो तो फिर गुर्दे में कोई भी बड़ी समस्या की संभावना हो सकती है। तो इस तरह से आप पहचान जाएंगे कि इस तरह से गुर्दे की समस्या यानी कि किडनी की बीमारी के जो लक्षण है उस लक्षण को देख करके समझ करके आप पहचान जाएंगे कि किडनी की समस्या है। दोस्तों, गेहूं का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी से काफी ज्यादा ऊपर चल रहा है। कई मंडी में गेहूं के भाव एमएसपी से 800 रुपये अधिक पहुंच गए हैं। गेहूं के भाव महंगे होने से इससे बनने वाले खाद्य पदार्थ के रेट भी महंगे हो गए हैं, जिससे कि आम लोगों को जेब पर असर पड़ सकता है। आपको बता दो कि गेहूं एक ऐसा अनाज है जिसका बिना जीवन मुश्किल है। जब पूरे देश भर में गेहूं को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर गेहूं के दाम बढ़ते हैं तो फिर इसके साथ साथ गेहूं के आटे के साथ इससे बनने वाले खाद्य पदार्थ के रेट भी महंगे होंगे। गेहूं का रेट मंडी में लगातार बढ़ रहे हैं। गेहूं का रेट एमएसपी 2275 रुपये प्रति क्विंटल से भी कहीं ज्यादा ऊपर हो गए हैं। मंडी में इसके भाव 3110 रुपये प्रति क्विंटल जा चुका है, जो कि प्रति क्विंटल पर 800 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वर्तमान समय में गेहूं का भाव 2758 रुपये से लेकर के 3110 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहे हैं। दोस्तों, बिहार में प्रचंड ठंड के बाद अब भीषण गर्मी पड़ने के भी संकेत मिलने लगे हैं। तापमान में अचानक बड़ा बदलाव देखा गया है। अभी से ही बिहार के आधा दर्जन जिलों का तापमान 30 डिग्री के पार जा चुका है। 2 दर्जन शहरों में पारा 5.2 डिग्री तक बरक चढ़ गया है। आने वाले दिनों में गर्मी भी बेहद खतरनाक पड़ने वाली है। इसकी संभावना भी मौसम मामलों के जानकारों ने पहले ही जता दी थी। आपको बता दें कि बिहार का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। औरंगाबाद में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। बिहार में उच्चतम तापमान अभी सामान्य से अधिक चल रहा है। दोस्तों, किशनगंज में गिद्धों की नजर पड़ी हुई है। जी हाँ, इन दिनों सोशल मीडिया पर किशनगंज से जुड़ी हुई एक पोस्ट जम करके वायरल हो रहा है। ये पोस्ट ये कह करके वायरल किया जा रहा है कि किशनगंज में एक लड़की के साथ उनके पिता के सामने में कई लोगों ने बलात्कार किया है और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है और ये जो लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई है ये कोई हिंदू है। जब एक हिंदू के साथ इस तरह की घटना की गई है जिसकी वजह से यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक होते चले गए। ये जो पोस्ट शेयर किया जा रहा है ये पोस्ट हाल फिलहाल का है, लेकिन इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये खबर आजकल की नहीं है बल्कि 2019 का है। 2019 में इस तरह की घटना घटी थी किशनगंज में 5-6 फरवरी को, जो कि जिस लड़की के साथ बलात्कार की गई थी वो लड़की भी मुस्लिम थी और बाकी जो भी आरोपी हैं वो भी मुस्लिम हैं। और यहाँ पर ये सांप्रदायिक रंग देकर के इस पोस्ट को वायरल किया जा रहा है और हाल फिलहाल की ये घटना बताई जा रही है। खास करके ट्विटर पर यह शेयर किया जा रहा है। ट्विटर पर एक नफरती चिंटू है, नफरती जानवर भी इसको आप बोल सकते हैं। इसका नाम है जितेंद्र प्रताप सिंह, जो कि अक्सर मुस्लिमों के खिलाफ और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। इस जहरीले इंसान ने किशनगंज को लेकर के भयानक खबरें फैलाई है, जो कि अब किशनगंज पुलिस ने इसको लेकर के स्पष्ट कर दिया है कि जो खबरें फैलाई जा रही है बिल्कुल भयानक है, बिल्कुल गलत है।
इसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये खबर हाल फिलहाल की नहीं है, आज से 6 साल पहले की है। हम आपको बताएंगे कि किशनगंज पुलिस ने इस घटना के बारे में क्या बातें कही है और जो ये नफरती चिंटू जहरीला व्यक्ति क्या बातें कह रहे हैं, हम आपको इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताएंगे। दरअसल जो ये खबर फैलाई जा रही है वो जितेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर से फैलाई जा रही है। जितेंद्र प्रताप सिंह ट्विटर पर अक्सर मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। आपको बता दूं कि जितेंद्र प्रताप सिंह अपने आप को कट्टर हिंदू बोलते हैं और भाजपा समर्थक मोदी भक्त बोलते हैं, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनको फॉलो किया है। जी हाँ, ट्विटर पर पीएम मोदी इनको फॉलो करते हैं। इन्होंने, जितेंद्र प्रताप सिंह ने लिखा कि दिमाग के सारे दरवाजे खोल करके पढ़ लो, एक बेटी से बलात्कार के सभी वहसी। नंबर 1 फैज आलम 21 वर्ष, अब्दुल मन्नान 27 वर्ष, कालू 27 वर्ष, मोहम्मद कासिम 35 वर्ष, मोहम्मद तकसीर 24 वर्ष, अंसार 35 वर्ष। साथ ही साथ आगे लिखते हैं कि सभी आरोपियों के नाम और उम्र पर ध्यान दीजिए। सभी वहसियों ने मिलकर के 19 साल की एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार उसी के पिता के सामने में किया है। यह घटना किशनगंज बिहार की है, जहां हिंदू अल्पसंख्यक होते चले गए। यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि ये जो बलात्कार की घटना हुई है ये किसी हिंदू के साथ हुई है, जो कि आजकल हुई है। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी भ्रामक है, क्योंकि घटना 5-6 साल पहले की है और जिसके साथ ये घटना घटी है और जो इस घटना को अंजाम दिया है दोनों एक ही समुदाय के हैं। साथ ही साथ ये जहरीले व्यक्ति आगे लिखते हैं कि इस खबर पर ना ही रविश कुमार का ध्यान जाएगा, ना ही इस पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी जैसे लोगों के मुंह से शब्द निकलेगा। ये बातें जितेंद्र प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर किशनगंज को लेकर के गलत खबरें फैला रही है, जब भ्रामक खबरें फैला रही है। अब इसको लेकर के किशनगंज पुलिस ने सफाई दी है। किशनगंज पुलिस ने कहा है कि ये न्यूज काफी पुराना है। वर्तमान में किशनगंज में सागर कुमार सर पुलिस अधीक्षक हैं और ये न्यूज का कटिंग कुमार आशीष सर के समय का है, जिसमें कांड भी दर्ज किया गया था एवं गिरफ्तारी भी हुई थी उसी समय, तथा इसमें शामिल सभी आरोपियों को सजा भी दिलाया जा चुका है। सभी आरोपी जेल में बंद है। साथ ही साथ पुलिस ने एक और पोस्ट किया है। किशनगंज पुलिस ने लिखा कि किशनगंज जिला के अंतर्गत कोरोबाड़ी थाना क्षेत्र के साल 2019 में घटित गैंग रेप की घटना के समाचार पत्रों में की गई रिपोर्टिंग को वर्तमान समय में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा गलत एवं भ्रामक जानकारी के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है। जहां साल 2019 में घटित गैंग रेप की घटना के सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है एवं सभी अभियुक्त माननीय न्यायालय से सजा याफ्ता है। जहां हाल के दिनों में किशनगंज जिला के अंतर्गत किसी भी थाना क्षेत्र में इस प्रकार की कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर पीड़िता एवं अपराध कर्मियों के अलग अलग समुदाय से होने की बात पोस्ट किया जा रहा है, वो पूरी तरीके से गलत है और भ्रामक है एवं सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के नियत से किया जाना प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार के भ्रामक एवं फेक पोस्ट किए जाने वाले फेसबुक पेज के एडमिन के विरुद्ध कोरोबाड़ी थाना कांड संख्या 15-25 दिनांक 12/5/2025 धारा 196/352/352 भारतीय न्याय संहिता एवं 67 IT एक्ट 2000 दर्ज करके अग्रसर कार्रवाई की जा रही है। सर्वसाधारण से अनुरोध है कि इस तरीके की फेक, भ्रामक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले किसी भी विषय वस्तु को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर ना करें। यदि किन्हीं के द्वारा बिना सत्यता की जानकारी की इस प्रकार की बातों को या फिर फेक न्यूज पोस्ट अथवा शेयर किया जाता है तो फिर उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कहना किशनगंज पुलिस का है। किशनगंज पुलिस ने इसको लेकर के स्पष्टीकरण जारी कर दिया है और कह दिया है कि ये जो शेयर किया जा रहा है ये खबरें बिल्कुल भी गलत है, भ्रामक है। ये हाल फिलहाल की ये घटना नहीं है। जो भी इससे रिलेटेड फेक न्यूज फैला रहे हैं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।